दोस्तों, आज की कहानी है समझदार बहू। बिंदु और दिनेश की शादी को अभी 2 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन वह अपने मायके नहीं गई थी। इसलिए बहुत दिनों से अपने मायके जाने की सोच रही थी। लेकिन सासू माँ सुरभि ने शादी में दहेज कम मिलने की वजह से उसे हमेशा टॉर्चर करती थी और घर का माहौल ऐसा बनाकर रखा था कि वह चाहकर भी अपने पति दिनेश से कुछ बोल पाती थी और ना ही सासू माँ से। एक दिन सुबह सुबह अचानक दिनेश के मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया, उधर से आवाज आई, बिंदु दीदी, माँ के दर्शन करना है तो जल्दी से आ जा, शायद ही माँ से दोबारा मिल पाओ। इतना कहते ही फोन कट गया। वह आवाज उसकी भाभी कल्पना की थी। क्या बात है बिंदु बहू, आज चाय पानी कुछ देने का इरादा नहीं है क्या? आज भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। सुरभि जी बिंदु के किसी परेशानी में नहीं शामिल होना चाहती थी। उन्हें उसकी परेशानी के बारे में पता चले भी तब भी उनका मानना था कि बहू सिर्फ घर पर काम करने के लिए होती है, ना कि प्यार या आराम करने के लिए। उन्हें लगता था कि बहू की परेशानी जानकर कहीं मुझे ही घर के काम ना करने पड़ जाए, इसलिए उन्होंने अनजान बनने का नाटक करते हुए दिखावा भी किया। बिंदु ने जल्दी से सासू माँ को गर्म पानी और चाय लाकर देते हुए कहा, माँ जी, अभी भाभी का फोन आया था। वह इतना ही बोल पाई थी कि सासू माँ ने कहा, अच्छा अब समझ में आया। महारानी जी सुबह सुबह गप्पे लड़ा रही थी, इसलिए नीचे नहीं आई थी। अरे मुझसे कह देती, सबके लिए चाय नाश्ता नहीं बनाऊंगी। उसी समय दिनेश अपनी आंखों को मसलते हुए हड़बड़ाकर बोला, बिंदु जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी के अभी निकलना है। दिनेश की माँ भी घबरा गई कि दिनेश कहाँ जाने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तब दिनेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, बिंदु की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तभी सुरभि जी एक कुटीर मुस्कान के साथ अपना मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा अब समझी, इस महारानी ने मेरे बेटे को भी अपने प्यार की चंगुल में फंसा लिया है और उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने लगी है। और देखते ही देखते मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देगी। दिनेश, अब यह तुझसे भी यह झूठ बोलने लगी और इसी ने अपने मायके वालों को भी झूठ बोलने के लिए कह दिया होगा। माँ की ऐसी बातें सुनकर दिनेश डांटते हुए कहा, अब बस करो माँ, कब तक आप इसे भला बुरा कहती रहोगी? क्या बिंदु की माँ मर जाएगी तब आपको यकीन होगा कि यह झूठ नहीं बोल रही है। इसने अपने मायके वालों से झूठ बोलने के लिए नहीं कहा और ना ही कोई बहाने बना रही है। सच में इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हमको अभी के अभी निकलना होगा। और बिंदु का हाथ पकड़कर ऊपर ले कर चला गया और जल्दी से तैयार होकर बिंदु के मायके जाने के लिए दोनों निकल पड़े। सुरभि जी ठगी सी उन दोनों को देखते हुए रह गई। उन्हें मन ही मन अपने बेटे के लिए गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी माँ से ज़्यादा अपनी पत्नी को महत्व दिया। बिंदु को अस्पताल पहुँचते ही उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी थी। बिंदु को तो अपनी माँ को देखकर रोते हुए बेहोश हो गई। दिनेश ने बिंदु की बहुत देखभाल किया और अपनी माँ को फोन करके बताया कि अब बिंदु की माँ इस दुनिया में नहीं रही। तब
सुरभि जी को भी अपनी गलती का यह एहसास हुआ कि वास्तव में उन्हें बहू को इतनी खरी खोटी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अब बिंदु अपनी माँ की पूरे क्रियाकर्म तक मायके में भी रही। जब तेरहवीं का कार्यक्रम हो चुका तब दिनेश उसे लेने उसके मायके गया। अब बिंदु अपने ससुराल में जाकर घर के सारे काम करती, लेकिन जब जब उसे अपनी माँ की याद आती तो वह रोती रहती। सुरभि जी बिंदु को रोता देख अनजान बनकर वहाँ से चुपचाप हट जाती, लेकिन कभी प्यार के एक शब्द भी नहीं बोलती थी, क्योंकि बहू को लाड प्यार करना या उसके प्रति सहानुभूति दिखाना उन्हें उनकी शान के खिलाफ लगता था। समय के साथ साथ बिंदु भी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगी। तभी एक दिन उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो उसने यह बात दिनेश को बताया। सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी कि द्वार पर एक ज्योतिषी ने आकर कहा, कभी माँ तो कभी बेटा, तुम्हारा पुत्र बड़ा पराक्रमी होगा। उसी सुबह बिंदु उसकी माँ सपने में दिखी थी और उन्होंने कहा कि वह उसकी कोख में आ रही है। बिंदु की बातें सुनकर दिनेश तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी माँ ने फिर से बिंदु की हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ जिंदे तो अपना पीछा नहीं छोड़ी, अब मरकर भी पीछा नहीं छोड़ रही है क्या? उनकी बातें सुनकर भी बिंदु ने कुछ नहीं कहा। जब बिंदु का 5वां महीना चल रहा था तब एक दिन सुरभि जी बहू को परेशान करने के लिए अपनी बहन के घर चली गई और लगभग 1 महीने वहीं रह गई। बिंदु को ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़कर, ताकि बिंदु को घर और बाहर का काम दोनों संभालना पड़े। जब वह 1 महीने बाद वापस अपने बहन के लड़के के साथ आ रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके कमर की हड्डी टूट गई। अब ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी और तकलीफ इतनी थी कि उन्हें सहन नहीं हो रहा था। बिस्तर पर पड़ी पड़ी दर्द से कहरती रहती। दर्द असहनीय होता तो उन्हें अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के बारे में एक एक बात याद आती थी और किस तरह उन्होंने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया। और जब बहू की माँ का देहांत हुआ था तब भी उसकी तकलीफ में एक दिन भी उसके दुख में शामिल नहीं हुई थी। और जब स्वयं पर मुसीबत आई तब भी उनके सारे बुरे कर्म चलचित्र की भांति उनकी आंखों के सामने आते जाते रहते। लेकिन बिंदु ने गर्भवती होते हुए भी अपनी सासू माँ की सेवा पूरे मन से की और कभी भी उल्हाना भरे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जब जब बिंदु उनको उठाती, बैठाती, खाना खिलाती, बाथरूम लेकर जाती, उन्हें पल पल अपनी गलती का एहसास होता कि उनके द्वारा जहर भरे शब्दों से बिंदु का मन भी कितना आहत हुआ होगा। जबकि उन्हें मालूम था जब वह बहू बनकर उस घर में आई थी तब उन्हें भी अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर कितना बुरा लगता था। तो उन्हें सोचना चाहिए था कि जो दर्द मैंने सहा, कहाँ वो दर्द मैं अपनी बहू को नहीं होने दूंगी। जबकि सारा बदला अपनी बहू से लेने लगी थी। जो सुख को मुझे ना मिला वह सुख मैं अपनी बहू को नहीं लेने दूंगी, ताकि मेरा बदला पूरा हो सके। जबकि उस निर्दोष बिंदु को तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उसने मुझे तकलीफ दिया। सच में मैं कितनी गलत थी। वह यही सब सोच सोच कर रोती रहती थी। बिंदु को ऐसा लगता शायद उसकी सेवा भावना में कोई कमी रह गई,
इसलिए सासू माँ रो रही हैं तो और अधिक से अधिक सेवा करने में जुट जाती। बिंदु का ऐसा निस्वार्थ प्रेम देखकर सुरभि जी और भी अधिक शर्म से झुक जाती। दिनेश ने भी नोटिस किया कि माँ रोती क्यों है। दवा तो हो रही है, डॉक्टर ने भी कहा यह ठीक है, फिर माँ क्यों रोती हैं? जब उसने अपनी माँ से पूछा तो तब सुरभि जी के सब्र का बांध टूट पड़ा और वह दहाड़े मारकर रो पड़ी और दिनेश और बिंदु से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। कहा कि उन्होंने बिंदु से बदला लेने के लिए उसके साथ बुरे व्यवहार किया और जब उसकी माँ जिंदा थी बार बार कह रही थी, समधन जी मेरी बेटी को एक बार मायके भेज दो, मैं आपको सोने की चेन दे दूंगी। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब उन्होंने उनके साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया था, उन्हें बहुत सताया था। लेकिन आज बिंदु बहू ने मुझे अपने निस्वार्थ प्रेम से वह पाठ पढ़ाया है जिसे मैं मरते दम तक भी नहीं सीख पाऊंगी। सच कहते हैं बेटा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने से बड़े लोगों से ही सीखेंगे। कभी कभी छोटे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जैसे आज बिंदु ने मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख दी है। बिंदु बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। वैसे तो मैं इतनी गलत कर्म किए हैं कि उसके लिए मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती, लेकिन बेटा हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तब बिंदु ने सुरभि जी के दोनों हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहा, नहीं माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। ऐसे माफ़ी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। दिनेश ने बिंदु की बातें सुनकर मन ही मन सोचा, वास्तव में मैंने शायद कहीं अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतनी समझदार और सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली है, जिसे मेरी माँ ने हमेशा सताया, लेकिन उसने दरिया दिली से सहज ही यह कर दिखाया कि उसे उनसे कोई शिकायत नहीं है। तब से दिनेश के मन में बिंदु के लिए और भी अधिक प्यार उभरने लगा। अब बिंदु ने 9 महीने पूरे होने के बाद एक सुंदर सा बेटा को जन्म दिया। घर में सभी लोग खुश थे, लेकिन सुरभि जी के मन में एक बात खटक रही थी कि गर्भवती हुई थी। तब उसने बताया था कि उसकी माँ ने उसे सपने में कहा था कि वह उसके संतान के रूप में आएगी। उसे ज्योतिषी की बात भी सही निकली, पर यह लड़का कैसे हुआ, लड़की क्यों नहीं? बस यही कसमें थी कि एक दिन उन्होंने अपने मन की शंका दूर करने के लिए अपने बेटे से यह बात कह दी कि बेटा, बिंदु कहीं झूठ तो नहीं बोल रही थी कि उसकी माँ ने उससे सपने में ऐसा कहा था। और इस बात की सच्चाई का पता करने के लिए उन्होंने पंडित जी से मिलकर जानने की कोशिश की। दिनेश ने जब यह बात पंडित जी को बताया तो पंडित जी ने दिनेश को बताया, बिंदु जो कह रही थी वह शायद सब सच हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो इंसान लड़की के रूप में मरा है तो वह दोबारा वह लड़की के रूप में ही जन्म लेगी। वह लड़का के रूप में भी जन्म ले सकती है, क्योंकि वह तो परमात्मा के हाथों में रहता है कि वह किसे लड़का बनाएंगे और किसको लड़की। कौन कहाँ जन्म लेगा और कौन किस प्रकार का सुख या दुख होगा, क्योंकि हम सारे जीव जंतु तो इस परमात्मा के अंश हैं और औरों के इशारे से चलते हैं। दिनेश ने जब यह बात अपनी माँ को बताया तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस इंसान के लिए उनके मन में इतनी कड़वाहट थी, उसने मुझे शिक्षा देने के लिए अपनी जान गंवा दी।
उनकी बेटी के माध्यम से जीवन का सार मुझे समझ में आया, ताकि मैं समय रहते उनकी बेटी से अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए माफ़ी तो मांग सकूं, ताकि मेरे मरने के बाद मुझे मोक्ष मिल सके। तब से उनके व्यवहार में पूरा ही परिवर्तन आ गया और उन्होंने अपनी बहू की डिलीवरी पर बहू की खूब सेवा की। तो दोस्तों, कभी कभी मार का जवाब मार नहीं होता, बल्कि मार का जवाब प्यार से दिया जा सकता है। प्यार ही ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से कुत्ते और हाथी को भी अपने बस में किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।